हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 की। जैसा हमने पीछे हाइपर कॉन्जुगेशन कंसेप्ट देखा था, उसको समझा था कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप का होता है। लास्ट में मैंने टॉपिक खत्म किया था स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन की कैसे चेक करें, हाउ टू चेक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। उसके लिए मैंने बोला था कॉन्जुगेटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है देन अनकॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की बात करें, उनकी बात हमने की थी, अल्टरनेट ऑर्डर में हो। अनकॉन्जुगेटेड की स्टेबिलिटी कैसे देती थी कि सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, अगर वो सेम आ जाए तो एसिमेट्रिक मोड स्टेबल है, और अगर एसिमेट्रिक है तो ट्रांस मोड स्टेबल है। इससे जनरली ये कंसेप्ट चलता है और इससे स्टेबिलिटी ऑर्डर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन in decreasing order of stability. इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमें अरेंज करना है। तो देखिए आप इधर, अगर ऐसा अरेंज करेंगे तो क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। ये लो पहला एल्कीन के स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ऑल आर अनकॉन्जुगेटेड। तो सबसे पहले देखिए एक ही डबल बॉन्ड है तो अनकॉन्जुगेटेड 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 अनकॉन्जुगेटेड। फिर यहां बात करूंगा तो ये भी अनकॉन्जुगेटेड, ये भी अनकॉन्जुगेटेड और ये भी अनकॉन्जुगेटेड, सभी अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है। अल्फा हाइड्रोजन तो इसके पास 12 HCS बनेंगे। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास बात करेंगे तो 9 HCS बनेंगे, इसके बाद 6 HCS बनेंगे, इसके बाद भी 6 HCS बन जाएंगे, यहाँ 3 HCS बन जाएंगे और यहाँ 0 HCS बन जाएंगे। तो मोस्ट स्टेबल जहां नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा है तो वो फर्स्ट में ज्यादा है, उसके बाद 9 आ जाएगा। अब देखो इन दोनों में, ठीक है, तो इन दोनों में बात करें तो ये ट्रांस है और ये सिस है, और हमने कहा ट्रांस ज्यादा स्टेबल होती है सिस से, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये वाला आ जाएगा। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, एक एल्कीन ये लेता हूं, एक एल्कीन ये लेता हूं, एक एल्कीन ये वाली लेता हूं और एक एल्कीन ये वाली लेता हूं, और इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करता हूं। तो ये भी अनकॉन्जुगेटेड, ये भी अनकॉन्जुगेटेड, ये भी अनकॉन्जुगेटेड, ये भी अनकॉन्जुगेटेड। एक ही डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। यहां अल्फा अल्फा 4 HCS बनेंगे, अल्फा 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 7 HCS बनेगा, अल्फा 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 10 HCS बनेगा, और यहां पे अल्फा अल्फा 2 HCS बनेगा। हो गया क्वेश्चन सोल्व, डायरेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर लग जाएगी। थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, ये वाला लिया, ये वाला लिया, ये वाला लिया और ये वाला लिया। इनकी बात करते हैं तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब कॉन्जुगेटेड, ये भी कॉन्जुगेटेड, ये भी कॉन्जुगेटेड और ये अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर वापस सिंगल बॉन्ड आ गया। अब कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड, तो अगर मैं इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तो 0 HCS, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में 3 HCS, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में 6 HCS और यहां पे 4 HCS 2 HCS, बट ये तो अनकॉन्जुगेटेड है, तो अनकॉन्जुगेटेड होने के कारण ये क्या हो जाएगी, लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगी। इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सी हो जाएगी, तो इसको 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर
तो 3 मोस्ट स्टेबल हो जाएगी, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगी, उसके बाद 1 हो जाएगी, उसके बाद 4। ये लीस्ट स्टेबल क्यों हुई? क्योंकि ये अनकॉन्जुगेटेड एल्कीन है। आगे बात सुनिए। तो 3 क्वेश्चन करवाए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं। ले लिया, चलो। और क्वेश्चन की बात करें तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे और क्वेश्चन की बात करें हम, जैसे मैंने लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, एक लिया ये वाला, और एक लिया ये वाला, और एक लिया ये वाला, और एक लिया ये वाला। कंसेप्ट को क्लियर करें हर एक क्वेश्चन में। और एक ले लिया हमने ये वाला। इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर अरेंज करना है, तो वही सबसे पहले कॉन्जुगेशन आप निकालें। तो देखो यहां कॉन्जुगेशन होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है ये। इसमें भी डबल बॉन्ड, ये और ये, इसमें 2 टाइम कॉन्जुगेशन हो रहा है, 2 टाइम्स कॉन्जुगेशन। इसमें 3 टाइम्स कॉन्जुगेटेड है, 3 टाइम्स कॉन्जुगेशन। इसमें 3 टाइम्स हो रहा है, 3 डबल बॉन्ड है। इसमें भी इस पार्ट में कॉन्जुगेशन हुआ है, तो ये कॉन्जुगेटेड है और 2 टाइम्स कॉन्जुगेशन हुआ है। इसमें बात करें तो ये भी कॉन्जुगेशन हुआ है, इतने में हुआ है, हाफ में हुआ है, पूरे में नहीं हो रहा। तो यहां भी 2 टाइम्स कॉन्जुगेशन हुआ है। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर वापस सिंगल बॉन्ड, तो ये अनकॉन्जुगेटेड है, ये भी अनकॉन्जुगेटेड है। एक डबल बॉन्ड है तो अनकॉन्जुगेटेड ही रहेगी। ये भी क्या है? अनकॉन्जुगेटेड है। तो हमें जो पता है कि ये तीनों लीस्ट स्टेबल है उनसे। अब इनमें कॉन्जुगेशन मैंने बोला था, जहां जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन हो उतना ही ज्यादा स्टेबल। नंबर दे देते हैं इनको 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां मोस्ट स्टेबल जो एल्कीन है वो है आपकी सेकंड, क्योंकि 3 टाइम कॉन्जुगेशन। अब इसमें भी 2 टाइम कॉन्जुगेशन। तो देखो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एल्फा एल्फा, तो यहां 2 + 2 HCS है, 2 इसके रेस्पेक्ट में, 2 इसके रेस्पेक्ट में। इसको हमने हटाई दिया है, ये मोस्ट स्टेबल कर ही दिया हमने। इसमें इसके रेस्पेक्ट में 2 है, इसके रेस्पेक्ट में एल्फा एल्फा, तो यहां 2 + 5 HCS है। इसमें बात करें तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एल्फा एल्फा, इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में एल्फा एल्फा, तो यहां 5 + 5 HCS है। यहां अनकॉन्जुगेटेड है ये, तो इस डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में ये एल्फा, तो यहां 2 + 2 HCS है। 2 चाहे इसकी मान लो चाहे इसकी मान लो। इसमें बात करें तो ये एल्फा, ये एल्फा, ये एल्फा, ये एल्फा, मतलब यहां 10 HCS है। इसमें बात करें तो इसके रेस्पेक्ट में 3 3 6 एल्फा 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 एल्फा। अब मान लो इसके रेस्पेक्ट में माना तो 6 तो इधर से आ गए, इसके रेस्पेक्ट में मानूं तो 6 ही इधर से आ गए और 2 बीच वाले से आ गए, क्योंकि ये भी एल्फा है। इतना HCS पॉसिबल है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल सेकंड है, उसके बाद HCS की बात करते हैं। इसमें 7 है, इसमें 10 है, तो उसके बाद स्टेबल हो जाएगा 4th। उसके बाद क्योंकि यहां हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, उसके बाद 3rd, उसके बाद 1st। ये वाली कौन सी है? कॉन्जुगेटेड वाली। अब अनकॉन्जुगेटेड की बात करेंगे तो 4 10 और यहां पे सबसे ज्यादा 14, तो फिर इसमें नंबर आ जाएगा 7 6 और 5। ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। एक क्वेश्चन में सारा कंसेप्ट दे दिया है। थोड़ा सा भी अगर ढंग से क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो लग जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं लगेगा। ठीक है। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं।
और क्वेश्चन की बात करें तो जैसे मैंने ये लिया, तो मैंने पीछे क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी किया था, एज वेल एज साइज ऑफ रिंग इंक्रीज, एग्जिस्टेंस ऑफ sp2 कार्बन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इनकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एक क्वेश्चन तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसका स्पेशल ध्यान रखना। तो वो सेम कंसेप्ट लगेगा, सेम कंसेप्ट लगेगा। यहां बात करूंगा, यहां बात करूंगा, यहां बात करूंगा, यहां बात करूंगा, तो इसमें एल्फा 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 7HCS है, इसमें भी 7HCS है, इसमें भी 7HCS है, इस 7HCS है, बट वही कंसेप्ट आएगा, सेम कंसेप्ट। sp2 एग्जिस्टेंस जैसे जैसे साइज बढ़ेगी sp2 के एग्जिस्टेंस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और इधर से इधर जाऊंगा तो इनकी भी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये सेम कंसेप्ट ये वाला ही लगेगा। अब दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो अलग से ध्यान रखने होते हैं, जैसे मैंने एक बार लिया ये वाला, ठीक है, और एक बार लिया मैंने ये वाला। इसमें से अगर मैं बात करूं तो इसके पास 5 एल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास 4 एल्फा हाइड्रोजन है, तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए, एक्सपेक्टेड जो होना चाहिए वो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए सेकंड से, बट ऐसा नहीं होता। करेक्ट क्या होता है, करेक्ट होता है सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है। सेकंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। क्यों है स्टेबल, क्योंकि इसमें ये वाला sp2 और ये वाला sp2 हैव 2 sp2, और ये वाला इस रिंग में एक ही sp2 है, हैव 1 sp2, 2 sp2 हैव 2 sp2, तो मोर स्ट्रेन हो गया। पीछे एक्सप्लेन किया था, दो जगह स्ट्रेन है, यहां भी स्ट्रेन है, यहां भी स्ट्रेन है, इसमें केवल एक ही जगह स्ट्रेन है, लेस स्ट्रेन हो गया, इसलिए फर्स्ट सेकंड ज्यादा स्टेबल हो गई फर्स्ट से। इस क्वेश्चन का स्पेशल ध्यान रखोगे। तो ये बात हुई स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। होपफुली आप चेक भी कर लोगे, सिंपल से कंसेप्ट है, एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करने होते हैं, एल्फा हाइड्रोजन चेक करने होते हैं, कॉन्जुगेटेड ज्यादा स्टेबल होती है। चलो ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यह लिखाया था, एक एप्लीकेशन मैंने लिखाया था कि डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, तो उसको कैसे एक्सप्लेन करें उसको समझेंगे। डायरेक्टिव इफेक्ट of alkyl substituted benzene, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। देखो इधर ये वाला कंपाउंड में लेता हूं और इस पे ये 3 एल्फा हाइड्रोजन है, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो कैसे करेगा, देखो कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, जैसा हम करवाते आए हैं, ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, तो क्या बनेगा, ये बना, ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला
कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये H प्लस, फिर ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, उसके बाद क्या बन गया, ये वाला डबल बॉन्ड CH H और ये H प्लस, उसके बाद वापस से नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होना स्टार्ट किया, रेजोनेंस है ये, और ये बन गया नेगेटिव कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये H प्लस, फिर वापस ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, और फाइनली बन गया ये वाला। तो आप क्या देख पा रहे हो, क्या ये CH3 ग्रुप इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है क्या? डेफिनेटली बढ़ा रहा है। और कौन सी पोजीशन पे बढ़ा रहा है ये भी चेक करें, कहां बढ़ा रहा है। ये कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज लेके आ रहा है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, ये पेरा, और ये कौन सी पोजीशन है, मेटा, सॉरी ऑर्थो। मतलब कहने का मतलब ये है कि इस CH3 का जो है ना, इस रिंग पे क्या लग रहा है, प्लस H लग रहा है। ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ड्यू टू प्लस H इफेक्ट। इसका प्लस H इफेक्ट लगा है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो कहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां नेगेटिव चार्ज आया, यहां नेगेटिव चार्ज आया। मेटा पे ये काम नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ, हाइपर कॉन्जुगेशन केवल और केवल किस पोजीशन पे काम करता है, ऑर्थो और पेरा पे काम करता है। मेटा पे वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना तो कम करता है ना बढ़ाता है। और ऑर्थो और पेरा पे सेम नेगेटिव चार्ज लेके आता है। ऐसा नहीं कि ऑर्थो पे -2 आया है और नेगेटिव इस पेरा पे -1 आया ना, सेम इंटेंसिटी के साथ। तो एक लाइन हम लिख के यहां खत्म करेंगे इस चीज को, फिर मैं डायरेक्टिव इफेक्ट समझाऊंगा आपको। नोट, हाइपर कॉन्जुगेशन works only at ortho and para position with same intensity। किसके साथ काम करता है, सेम इंटेंसिटी के साथ काम करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन विथ सेम इंटेंसिटी। सेम इंटेंसिटी के साथ काम करता है। ऐसा नहीं है कि ऑर्थो पे ज्यादा करेगा, मेटा पे ज्यादा करेगा। मेटा पे तो करता ही नहीं है ना, ऑर्थो पेरा पे केवल काम करता है। ये समझ में आ गया आपके। अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसको ऐसे समझेंगे, जैसे हम पढ़ते हैं, अभी ये बेंजीन है, सिंपल बेंजीन है, तो अगर इस पे इलेक्ट्रोफाइल जाए, क्योंकि ये खुद किसका काम करती है, न्यूक्लियोफाइल का काम करती है। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करे, तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, वो गोज एनीवेयर। इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जा सकता है। किसी भी कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ दो और वहां से कौन बाहर हो जाएगा, H प्लस बाहर हो जाएगा। रिएक्शन का नाम हो जाएगा एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नाम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल गया, H प्लस बाहर आ गया। जब ये सिमेट्रिक थी तब इलेक्ट्रोफाइल किसी भी पोजीशन पे जा सकता है और सिंपल बना सकता है। बट यदि मैं इस पे यदि ये CH3 ग्रुप लगा दूं, तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ना एनीवेयर नहीं जाएगा, कहीं भी नहीं जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल दिमाग रखता है, ये उस पोजीशन पे जाएगा जहां इसको नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो वहां अटैक करेगा ना जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो यहां दो जगह अटैक करेगा, एक बार ऑर्थो पे जुड़ जाएगा और एक बार पेरा पे जुड़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां बढ़ी हुई मिली है आपको, ऑर्थो और पेरा पे। अब मुझे ये बताओ, इस रिंग में ऑर्थो पेरा पे इलेक्ट्रोफाइल को जाने के लिए मजबूर किसने किया था, इस CH3 ने, क्योंकि इस CH3 के कारण ऑर्थो पेरा और ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई थी। तो ये ऑर्थो पे भी जाएगा और पेरा पे भी जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। मेरी बात समझ में आ रही है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ज्यादा है इसलिए ये वहां जाएगा। अब बात आती है कि अगर ये वहां गया है तो इसको मजबूर किसने किया? CH3 ने। मतलब ये CH3 जो है ना वो इस रिंग का डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ रिंग, इस रिंग का डायरेक्टर है और ये जहां चाहेगा वहां इलेक्ट्रोफाइल को भेजेगा। और ये कहां भेजता है? ऑर्थो पैरा पे। तो इसका मतलब जो CH3 है ना वो कौन सा डायरेक्टिव है, इसको कौन सी डायरेक्शन देता है? CH3 है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसलिए बोला है कि हाइपर कॉन्जुगेशन से एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड, ये एल्काइल ग्रुप लग गया, डायरेक्टिव इफेक्ट ऑफ एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। मतलब ये CH3 के प्लस H के कारण इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पे गया है, ये इसका डायरेक्टिव इफेक्ट है। और बाकी एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इसको पढ़ेंगे। अब इसको और एक्सप्लेन करें, ठीक है? और देखें, ये आगे सब कनेक्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा कनेक्ट होता जाएगा। आगे और देखें इसको कि यदि एक बार में CH3 लेता हूं, एक बार में CH2CH3 लेता हूं, एक बार में CHCH3 लेता हूं और एक बार में CH3CH3 और ये CH3 लेता हूं, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, 1 अल्फा हाइड्रोजन, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये इसमें नेगेटिव चार्ज कितने टाइम लेके आएगा? 3 टाइम्स। 3 हाइड्रोजन इसमें नेगेटिव चार्ज लेके आएंगे, तो 3 टाइम्स नेगेटिव चार्ज, इसमें 2 टाइम्स नेगेटिव चार्ज और इसमें 1 टाइम्स नेगेटिव चार्ज और इसमें 0 टाइम्स नेगेटिव चार्ज। मतलब मैं इधर से इधर आ रहा हूं ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इधर से इधर आ रहा हूं ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा? ये वाला बढ़ाएगा। आगे बात समझो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसमें है, मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसमें है, क्योंकि यहां पे इसका प्लस H लगेगा, इसका प्लस H लगेगा, इसका प्लस H लगेगा और इसका क्या लगेगा? इसका केवल प्लस I लगेगा, प्लस H नहीं लगेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेट कौन होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूं कि CH3 और ये CD3, इसका भी प्लस H लगता है, इसका भी प्लस H लगता है, यहां भी 3HCS है, यहां भी 3HCS है, बट इसका मोर प्लस H होता है और CD3 का लेस प्लस H होता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में किस में ज्यादा हुई? इसमें ज्यादा है। क्या? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन रिंग। ठीक है, ये बात हुई। प्लस डायरेक्टिव इफेक्ट के एक एक पॉइंट को हम क्लियर करते आ रहे हैं, हर चीज में कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आए। और मैंने यही कहा है कि जीओसी को रोज पैसे पढ़े, लास्ट में सारे कनेक्शन बन जाएंगे अपने आप और अपने आप लाइट जल जाएगी। अगर एक भी कनेक्शन फॉल्ट रह गया ना तो दिमाग की लाइट नहीं जलेगी। आप मुझे दोष दोगे कि सर ने ढंग से नहीं पढ़ाया, मैं मेरा पूरा एफर्ट लगा रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आए, कंसेप्चुअल समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ हम बात करेंगे नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन की। माइनस H किसका लगता है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।
इसके बाद बात करते हैं नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, -H। अब ये कई देर से प्रश्न कर रहा है कि -H होता क्या है, तो उसको समझ ले -H क्या होता है। ये जो कंपाउंड है और इस पे लगा दूं मैं CCl3। अब तक हम कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब तक हम क्या कर रहे थे, हम ये कर रहे थे कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर लेके आ रहे थे, तो इस ग्रुप का +H लग रहा था क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। अब Cl कार्बन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और जैसे ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड एजिट, ये वाला ये, और यहां ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन कार्बन, और ये Cl और ये Cl और ये Cl नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और ये बन जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड कार्बन क्लोरीन और ये Cl नेगेटिव। फिर इसके बाद ये यहां से यहां फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन, ये Cl और ये Cl पे नेगेटिव चार्ज, फिर वापस ये यहां से यहां और ये यहां से यहां, और फाइनली ये वापस इसमें चला जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या ये CCl3 जो है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है? क्या CCl3 है ना, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है इसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, और इसका लगेगा -H। अब जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो कहां से कर रहा है, देखो पॉजिटिव चार्ज कहां आया, ऑर्थो पे, पॉजिटिव चार्ज कहां आया, पेरा पे, पॉजिटिव चार्ज कहां आया, ऑर्थो पे। इसका मतलब चाहे +H लगता हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती भी ऑर्थो पेरा पे है, और -H लगता हो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी ऑर्थो पेरा पे ही होती है। इससे एक स्टेटमेंट हमारा क्लियर हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन ओनली और ओनली, केवल और केवल ऑर्थो पेरा पोर्शन पे काम करता है, भले ही -H लगता हो, भले ही +H लगता हो, मेटा पे काम नहीं करता है। अब अगर मैं ये जो कंपाउंड बना है मेरे पास CCl3 जो बना है, इस पे यदि मैं इलेक्ट्रोफाइल भेजूं तो देखो यहां पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके कारण यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये कहां जाएगा, ऑर्थो पेरा पे तो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस पोर्शन पे जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी, और ये कहां पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, और ये बन गया CCl3 और ये इलेक्ट्रोफाइल। तो इस इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे जाने के लिए किसने मजबूर किया इसको, CCl3 इसका क्या लग रहा था, -H, और CCl3 कौन सा डायरेक्टिव है, ये इलेक्ट्रोफाइल को कौन सी डायरेक्शन में भेजता है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज मेटा डायरेक्टिव, और CCl3 का लगेगा -H। कोई डाउट किसी को, अब तक किसी भी एग्जाम्पल में डाउट नहीं होनी चाहिए, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम और एप्लीकेशन पढ़े हाइपर कॉन्जुगेशन से, उससे पहले हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नोट करें इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ
हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? देखो, एल्कीन की रिएक्शन जब कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में H2 से करवाता हूं, इन प्रेजेंस ऑफ निकिल, इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम या फिर इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, विदाउट कैटेलिस्ट रिएक्शन होती नहीं है। और आपको यहां पे ये बनता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, ब्रेक, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये सिग्मा बॉन्ड भी क्या किया, ब्रेक किया। कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड ब्रेक किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड ब्रेक किया, और यहां पे क्या बना, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन और ये कार्बन हाइड्रोजन फॉर्म्ड, ये बने। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज नॉन एज हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस some amount of energy released known as heat of हाइड्रोजिनेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक पाई बॉन्ड तोड़ रहे हो, एक सिग्मा बॉन्ड तोड़ रहे हो, 2 नए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, तो एनर्जी रिलीज होगी। कुछ अमाउंट यहां देना पड़ेगा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड वीक होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड माना स्ट्रॉन्ग होता है, बट 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नए सिग्मा बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। मतलब यहां पे मैं बोलूं कि ये एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये H2 है, ये रिएक्टेंट की ये पोटेंशियल एनर्जी है, और ये रिएक्शन प्रोसेस है, और यहां से ये एल्कीन बन गई, यहां पे ये ट्रांजिशन स्टेट हो गई रिएक्शन की, और यहां पे बन गई कार्बन कार्बन H और ये H, तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये वाला है ना, ये तो है एक्टिवेशन एनर्जी, और विदाउट कैटलिस्ट रिएक्शन नहीं होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। और इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो ये एनर्जी डिफरेंस है ना, ये वाला, ये है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ये वाला हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है जिससे मैंने रिप्रेजेंट किया वो हीट ऑफ। ऐसे दिखा दो या ऐसे दिखा दो, ऐसे भी दिखा देते हैं HOH, बट थर्मोडायनेमिकली साइन यही होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन को ऐसे दिखाते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, चेंजेज इन प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो ये वाली, अब देखो एल्कीन, हमें एक इसका एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं, फिर हम इसको थोड़ा समझते हैं, रिएक्शन से आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो एल्कीन अगर ज्यादा स्टेबल है, एल्कीन यदि ज्यादा स्टेबल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और अगर ये कम होगी तो ये गैप कम हो जाएगा, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगी, कम रिलीज होगी। ऐसे भी समझ सकते हैं, और भी हम इसको डिटेल से समझ सकते हैं। उसके लिए पहले इसको नोट करना पड़ेगा, आपको स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो चलो देखो, जैसे मैंने लिया, समझना मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H,
CH3 CH डबल बॉन्ड CH3H, ये 3 एल्कीन मैंने ली। ठीक है, अगर इन तीनों का मैं निकिल H2 से रिडक्शन करवाऊं तो तीनों में क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3, क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन। क्या बन जाएगा, N ब्यूटेन बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये 1 2 3 इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाऊं, स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाऊं तो देखो इसके पास ओनली 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये ट्रांस है, ये सिस है। तो सबसे मोस्ट स्टेबल थर्ड हुई, फिर सेकंड हुई और उसके बाद फर्स्ट हुई। जैसा हमने स्टेबिलिटी को चेक करना सीखा है, तो इन तीनों की कुछ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो 1 2 और 3 होगी, क्योंकि मैंने अभी बोला है पोटेंशियल एनर्जी स्टेबिलिटी के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये हमने बात की है। अब इसका एनर्जी डायग्राम देखिए आप कैसा बनेगा। ये 3 एल्कीन है, तीनों की एनर्जी अलग अलग है। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, फर्स्ट वाले की, तो फर्स्ट वाले की एनर्जी यहां आई, मान लो ये फर्स्ट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है। फिर किसकी है, सेकंड की, सेकंड वाले की यहां आई। और फिर किसकी है, थर्ड की, थर्ड मोस्ट स्टेबल, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां आएगी। अब इन तीनों से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तो सेम ही बन रहा है, तीनों से प्रोडक्ट तो सेम ही बन रहा है भाई। ये भी गया रिएक्शन से, ये भी गया रिएक्शन से, और ये भी गया रिएक्शन से। आगे बात समझो, तीनों की रिएक्शन से यहां आपके पास N ब्यूटेन बन गया है। अब ये वाली जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक तो ये आ गई, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये वाली आ गई, और इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ये वाली आ गई। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है किसकी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन थर्ड की, ये किसकी है, सेकंड की, और ये किसकी है, फर्स्ट की। सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजन किसकी आई है, फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा आई है। तो फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा आई, तो फर्स्ट वाला लेस स्टेबल था, सबसे लीस्ट स्टेबल था। इसका मतलब जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जैसे थर्ड मोस्ट स्टेबल है, उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतनी ही कम होगी। तो एक कंसेप्ट अपने पास निकल के आ गया कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। एक कंसेप्ट तो ये निकल के आ गया। तो इनका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का ऑर्डर इनका क्या होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा, फर्स्ट का, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद थर्ड का, जो कि जस्ट स्टेबिलिटी का क्या है, अपोजिट है। आई बात समझ में, ये समझ में आ गया क्वेश्चन आपको कैसे किया मैंने, एनर्जी डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट किया है। इधर रिएक्शन प्रोसेस है, रिएक्शन प्रोग्रेस, बना सबका सेम ही प्रोडक्ट है। अब बात यहां खत्म नहीं होती है, बात यह आती है कि हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना यही है, थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है, रेजोनेंस एनर्जी का भी इफेक्ट आता है। तो बात अगली आती है कि हाउ टू चेक स्टेबिलिटी हीट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एल्कीन, एल्कीन की हीट ऑफ हाइड्रोजन को कैसे चेक करें। ठीक है, देखें अब बात आती है हमारे पास निकल के हाउ टू चेक हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन। तो इसके लिए कंसेप्ट है, फर्स्ट कंसेप्ट है नंबर ऑफ
पाई बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। पहला कंसेप्ट ये लगाना है, जितनी ज्यादा पाई बॉन्ड हीट ऑफ हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो किसका हीट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा? क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो इस पे निकिल H2 डालूंगा तो 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और इसमें 2 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो एक तो ये कंसेप्ट आ गया, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर हो गया। ऐसे अगर मैं बात करूं कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 पाई बॉन्ड है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन से ज्यादा होगा। दोनों ही किसके ऑर्डर है? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ऑर्डर है। अगर ये सेम आ जाए फिर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। फिर ये लगाना है, यहां से भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा हो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आल्सो डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस। मोर स्टेरिक हिंड्रेंस लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। इस पे भी डिपेंड करेगा। ये थर्ड वाला फैक्टर बहुत कम लगेगा, ऑलमोस्ट क्वेश्चन यहां से सोल्व हो जाएंगे। 1 नंबर पे ये देखना है, 2 नंबर पे ये देखना है, 3 नंबर पे ये देखना है। इसी सीक्वेंस से आपको चलना है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे चेक करते हैं, लगाएं क्वेश्चन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। चले आगे, चलो देखो ठीक है। चलो देखो, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखें ये लो, सब में 1-1 डबल बॉन्ड है। तो पहले 1 2 3 4 स्टेबिलिटी, तो इसके पास वही 3 HCS है, 0 HCS है, 9 HCS है, 12 HCS है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 4 की, फिर थर्ड की, फिर फर्स्ट की, फिर सेकंड की। हीट ऑफ हाइड्रोजन का जस्ट अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा, 2 का, 1 का, 3 का, 2 का। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं। ठीक है, 1 2 3 सबसे पहले स्टेबिलिटी चेक कर लें। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा थर्ड की, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा वो 1 2 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? सिंपल सा स्टेबिलिटी तो देखना बता ही दिया ना, तो स्टेबिलिटी के बाद तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार? एक इसका ध्यान रखना, ठीक है। इसके पास स्टेबिलिटी की बात मैंने पीछे की है इनकी, सेकंड मोर स्टेबल देन फर्स्ट, तो हीट ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट की ज्यादा आएगी सेकंड से, ये ध्यान रखना। और बाकी जैसा क्वेश्चन लग रहा है वैसे लगाओ। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो लगते नहीं है इजी वे में, उनके बारे में बात करेंगे।
जैसे मैंने ये लिया, तो नंबर ऑफ 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी अनकॉन्जुकेटेड, कॉन्जुकेटेड, कॉन्जुकेटेड, ठीक है, कॉन्जुकेटेड है और ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक, मोस्ट स्टेबल, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और बात कर लेते हैं अपन, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल समझ में आ जाएगा, देखते जाएं आप। तो एक इसका ध्यान रखना है, सिस आइसोब्यूटीन और ट्रांस टू ब्यूटीन, ये है सिस टू ब्यूटीन, ये है आइसोब्यूटीन और ये वाली है ट्रांस टू ब्यूटीन। इनकी स्टेबिलिटी की ऑर्डर बात करें तो ये एसिमेट्रिक है और ये दोनों कैसी है, सिमेट्रिक। तो एसिमेट्रिक सेकंड मोर स्टेबल है, उसके बाद ट्रांस है, ये वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर है, बट इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑब्जर्व्ड on the basis of observed value, on the basis of observed value, वो आता है भाई, आना क्या चाहिए था, 1 2 3 आना चाहिए था, तो 1 का तो ज्यादा आएगा, 1 आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आना चाहिए था, ट्रांस का ज्यादा आना चाहिए था। उसके बाद भाई 1 के बाद 3 आना चाहिए था, ट्रांस का ज्यादा नहीं आता, किसका आता है, इसका आता है, आइसोब्यूटीन का ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ CH3 का रिपल्सन लगना स्टार्ट हो गया। तो ये आएगा, यहां पे आएगा, वो आएगा, इसके बाद 2 3 ये वाला ऑर्डर आता है, याद रखना है, ऐसे याद रखें कि इन तीनों का हीट ऑफ हाइड्रोजन वो क्या रहेगा, CIT, सिस आइसोब्यूटीन और ट्रांस, CIT, ये वाला हीट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर आता है। इसमें चेंज होता है, क्यों चेंज होता है आप ये देखो, क्योंकि जब इस पे H2 जाएगा ना तो इधर कोई रिपल्सन नहीं है, आसानी से ऐड हो जाएगा, बट इस पे जब H जाता है ना तो ये दोनों CH3 उसको क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो इसका कम हो जाता है, इसका ज्यादा हो जाता है। लास्ट वाला फैक्टर बोला था कि हीट ऑफ हाइड्रोजन आल्सो डिपेंड अपॉन स्टेरिक हिंड्रेंस, उस पर भी डिपेंड करेगा। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये वाला लू में आप इसको नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को सिंपल कंसेप्ट से, ये वाला लिया, ठीक है, और एक बार ये वाला लिया, ये लो, अब ये क्वेश्चन अटक जाएगा आपका। कैसे अटक जाएगा, देखो वापस से देखो इसको, ये CH3, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, अब ये क्या करेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा यहां पे, क्योंकि इधर से H आएंगे, इसमें H इधर से आएंगे, यहां मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो यहां मोर स्टेरिक हिंड्रेंस है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसका ज्यादा आएगा, सेकंड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा आएगा। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी, ये थोड़ा सा 2-3 क्वेश्चन बताने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे कई तरह की एग्जाम देते हैं, तो मैंने हर तरीके का एग्जाम्पल एकदम जीरो से लेके लास्ट तक तो टच नहीं किया, बट तुम्हारे लेवल तक मैंने टच किया है। अब और सीन देखो, इसका क्या पंगा होता है, एक क्वेश्चन और देखो, टू पेंटीन, 3 पेंटीन,
1,3 पेंटाडाइइन, 1,2 पेंटाडाइइन। ये क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। 2 पेंटीन, ये 2 पेंटीन हो गया। उसके बाद 3 पेंटीन, ये 3 पेंटीन हो गया। इसको 1 पेंटीन कर दो, इसको 2 पेंटीन कर दो। ये 2 पेंटीन हो गया। 1,3 पेंटाडाइइन, ये 1,3 पेंटाडाइइन, 1,2 पेंटाडाइइन, ये वाला। एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो इनकी ज्यादा होने वाली है, इनकी ज्यादा होने वाली है। पाई बॉन्ड यहां पे ज्यादा है, यहां पे पाई बॉन्ड ज्यादा है, तो इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजन डेफिनेटली ज्यादा रहेगी। तो अब देखिए आप इधर, ये वाला नो स्टेबिलिटी फैक्टर, इसमें कोई स्टेबिलिटी फैक्टर नहीं होता। और ये कॉन्जुकेटेड, तो इन दोनों में से ज्यादा किसकी होगी? ये नो स्टेबिलिटी फैक्टर लीस्ट स्टेबल, और ये वाला मोस्ट स्टेबल। बट डेफिनेटली इनकी हीट ऑफ हाइड्रोजन से इनसे ज्यादा रहेगी, क्योंकि यहां 1 पाई बॉन्ड है, यहां 2 पाई बॉन्ड है। तो यहां पे सबसे ज्यादा, इसको 1 दे दूं, इसको 2 दे दूं, 3 और 4, सबसे ज्यादा 4 की, उसके बाद 3rd की। अब इनकी बात करें तो 2 HCS है, इसकी बात करें तो यहां पे 5 HCS है, तो फिर किसकी हो जाएगी? 1 की हो जाएगी, उसके बाद 2nd की हो जाएगी। ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है। इसके बाद में बात करता हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर पाई बॉन्ड, ज्यादा हो जाएगा, चलो उसको नहीं बताते अपन, पर पाई बॉन्ड की बात नहीं करते हैं, उसका एक अलग से एग्जांपल बता देते हैं। एक एक पाई बॉन्ड की बात करूं तो एक एक पाई बॉन्ड की सबसे ज्यादा पाई बॉन्ड इसका स्टेबल है, तो सबसे कम होने वाली है इसकी। यहां सबसे ज्यादा थी, यहां, इसमें कोई, भाई इनकी ज्यादा क्यों हुई हीट ऑफ हाइड्रोजन? क्योंकि इनमें पाई बॉन्ड ज्यादा है। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला। तो जो मोर स्टेबल है उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजन कम हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब आगे देखें, एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो एक तो CIT वाला ध्यान रखोगे, पूछा जा सकता है। एक और देखें क्वेश्चन कि ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है और ये वाला जो कंपाउंड है, तो इसका एक डबल बॉन्ड पे यदि मैं निकिल H2 का एडिशन करवाता हूं तो ये बनता है 2 मोल, इसमें 2 मोल निकिल H2, 2H2, तो ये बनेगा इसमें भी, और इसमें भी निकिल H2 2 मोल, ये बनेगा। इसमें निकिल H2 3H2, इसमें भी ये बनेगा। तो हमें पता है कि 1 मोल पाई बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहां कैलकुलेटेड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और यहां आएगी ऑब्जर्वर्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक बॉन्ड की हीट ऑफ हाइड्रोजन आती है, वो आती है -29 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसमें एक डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ा, लेके गए, यहां 2 डबल बॉन्ड के लेके गया, तो यहां -29 × 2 मतलब 58 -58 किलो कैलोरी हो जानी चाहिए। वही पर मोल की बात हो रही है, 1 मोल कंपाउंड। इसमें भी क्या होना चाहिए था? 29 × 2 कितना होना चाहिए था? -50 होना चाहिए था। इसमें -29 × 2
कितना होना चाहिए था, 87 होना चाहिए था, ये कैलकुलेट है। अब इसका ऑब्जर्वर -29 ही आता है, इसका ऑब्जर्वर -58 ही आता है, इसका ऑब्जर्वर आता है -56, 2 गायब हो गया। आना कितना चाहिए था, -58, आया कितना, 56, और इसका आना कितना चाहिए था, -87, आता कितना है, -50। मेरी बात समझ में आ रही है, -51 के आसपास आता है। तो यहां पे कैलकुलेटेड इतना आना चाहिए था तो इतना ही आया ऑब्जर्व है, यहां कैलकुलेटेड इतना आना चाहिए था, इतना ही आया, यहां पे इतना आना चाहिए था बट आया कितना, 56, यहां कितना आया, 87, और आया कितना, आना कितना चाहिए था, 87, ऑब्जर्व कितना हुआ, 51। तो डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड observed bond, observed heat of hydrogenation known as resonance energy। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना कैलकुलेटेड और ऑब्जर्व में, इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस आया तो उस एल्कीन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो हीट ऑफ हाइड्रोजन से क्या हो गया, कम हो गया। अब देखो इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना, 0, रेजोनेंस एनर्जी इस कंपाउंड का कितना है, 0, क्योंकि यहां कोई रेजोनेंस नहीं हुआ, इसमें भी रेजोनेंस नहीं हुआ क्योंकि ये भी अनकॉन्जुगेटेड था, ये अनकॉन्जुगेटेड था, ये अनकॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, और ये कॉन्जुगेटेड है। तो इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना, 0, इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना आया, 0, इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना आया, -2 कैलोरी पर मोल, इसका रेजोनेंस एनर्जी कितना आया, -36 किलो कैलोरी पर मोल। हमें पता है बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी -36 किलो कैलोरी पर मोल होती है। तो इनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आ रहा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आया किसका है, वो आया है इस कंपाउंड का, उसके बाद आया है इसका कॉन्जुगेटेड वाले का, फिर उसके बाद इस ट्रिपल बॉन्ड वाले का, और उसके बाद आया है इसका। तो अपना कंसेप्ट यहां तक, इसको नहीं लू तब तो ठीक था, 2 डबल बॉन्ड है, ये अनकॉन्जुगेटेड है, लीस्ट स्टेबल है, ये कॉन्जुगेटेड है, मोर स्टेबल है, तो अनलीस्ट स्टेबल का ज्यादा आ जाएगा, बट बेंजीन बीच में लगा दो तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और अगर हीट ऑफ हाइड्रोजन पर पाई बॉन्ड, और हर एक पाई बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजन निकालूं, क्योंकि किसी में 2 है किसी में 3 है, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन आएगा, वो आएगा 58 डिवाइडेड बाई 2, इसका आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा 56 डिवाइडेड बाई 2, इसका आ जाएगा 87 डिवाइडेड बाई 3, सॉरी 51 -51 डिवाइडेड बाई 3, और इसका टोटल कितना आ जाएगा, -29। तो एक तो बोला हीट ऑफ हाइड्रोजन कंप्लीट मॉलिक्यूल का, एक बोला मैंने हीट ऑफ हाइड्रोजन पर पाई बॉन्ड, हर एक पाई बॉन्ड का, तो टोटल में कितने पाई बॉन्ड है उसका डिवाइडेड कर दो, 2 है, तो इसका तो आएगा 29, इसका आएगा 28, इसका पर पाई बॉन्ड इसका आएगा 29, ठीक है, इसका आएगा 28। इसमें अगर 51 की बात करें तो यहां आएगा आपके पास -17 और इसका वही 29, तो पर पाई बॉन्ड में ये दोनों की बराबर हो गई, ये इक्वल टू दिस, फिर इसकी और सबसे कम इसकी। ये फाइनल एग्जांपल के साथ हीट ऑफ हाइड्रोजन आपका क्या होता है, खत्म होता है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, यहां रेजोनेंस एनर्जी में मैंने बोला है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आई, रेजोनेंस के कारण इस कंपाउंड में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ गई तो हीट ऑफ हाइड्रोजन से क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि स्टेबिलिटी आने पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और वो गैप जो आ रहा है वो कम हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हीट ऑफ हाइड्रोजन का। डेटा आपको याद रखें या नहीं रखें, डायरेक्ट पूछ सकता है, पर पाई बॉन्ड पूछ सकता है। टोटल की बात करें, पर पाई बॉन्ड, सारा कंसेप्ट समझा दिया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे
किसकी, हीट ऑफ कंबसन, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे रेजोनेंस। ओके, थैंक यू।